नमस्ते। आज बात करेंगे कुछ साधारण सवालों के जवाब देने से। और ये जवाब एक वीडियो बनाया था हमने बताया था कि कैसे किसानों का अनाज ना खरीद के सरकार उनको अभाव में रखती है और बाद में अनुदान पर या सब्सिडी पर या किसी तरह के पेंशन पर जिंदा रखने का प्रयास करती है। और हम क्या सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। तो इस बारे में। और दूसरा क्या था कि विद्यार्थी को कैसे शिक्षा से वंचित रख के उनके भविष्य को बर्बाद किया जाता है और बाद में उस बर्बादी से वो अभावग्रस्त हो जाते हैं और फिर उनको कैसे भटकाया जाता है, उनको कैसे परेशान किया जाता है। और फिर एक बात किए थे शिक्षा के बारे में कि अपने नौजवानों को कैसे रोजगार से दूर रख के वैसी शिक्षा दी जाती है जिससे रोजगार की संभावना कम से कम हो और बाद में चल के उनको भी अभावग्रस्त रखा जाता है। तो चलिए इसी सब सवालों के जवाब में फिर बात करते हैं। तो उन्होंने उस वीडियो में एक कमेंट आया था कि थोड़ा आप तथ्य वगैरह रखिए, तथ्य रखें कि भाई आप जो बोल रहे हैं असल में। तो एक बात समझिए, तथ्य उन चीज़ों का रखा जाता है जिसका तथ्य होता है। जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष के लिए प्रमाण चाहिए हो लेकिन प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो। अब बात करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको भी हम बताते हैं कि कैसे किसी भ्रष्टाचार, कुछ ऐसा भ्रष्टाचार है जो रिकॉर्ड में तो है ठीक, लेकिन सामने प्रत्यक्ष में वो भ्रष्टाचार है। एक दो उदाहरण देते हैं, बहुत सामान्य सा उदाहरण जो हमारे जीवन में घटता है, खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि या शहरी जहाँ भी रहते हैं। सबसे पहले आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग लेते भी होंगे राशन। जब आप राशन लेने जाते हैं तो आप 5 किलो राशन के लिए अपना फिंगरप्रिंट या अंगूठे का या उंगली का निशान देते हैं, पर आपको मिलता 4 किलो है। तो कागज़ पे तो वो 5 किलो है लेकिन आपको मिला 4 किलो। अब इस भ्रष्टाचार को अगर उठाना है आपको तो ऐसा कौन सा सबूत दिखाइएगा? ऐसा सबूत अब आंकड़े में अभी हम बात करते हुए क्या दिखाएं, जबकि सभी के साथ घटित हो रही है ये घटनाएं। अब दूसरा बात करते हैं, आप पैक्स में अनाज खरीदा जाता है। बिहार सरकार पैक्स के माध्यम से सरकारी अनाज खरीदती है। पहले एक बात समझिए, उन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा आंकड़ा दिया कीजिए। तो आप एक बात समझ लीजिए, पंजाब का कुछ किसान ऐसा है, पंजाब के किसानों को जो ही सिर्फ और सिर्फ MSP पर कुछ अनाज अपना बेच पाते हैं। बाकी पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि वो अनाज MSP अधिकतम खुदरा मूल्य पर जो सरकार के द्वारा तय किया गया है वो बेच पाएँ, और सरकार की एजेंसियां उसको खरीदती नहीं है। इसके बदले में क्या किया जाता है, अपने यहाँ का एक उदाहरण देते हैं बिहार में पैक्स का। कई लोग इससे अच्छे से वाकिफ होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को अच्छे से जान जाए। हम आप जो अनाज के लिए परेशान होते हैं बिक्री के लिए, किसान जो अनाज बिक्री के लिए, असल में क्या है कि एक तो सरकार हर बार अपने टारगेट से पीछे रहती है। सरकार हर साल ये आंकड़ा जारी करती है, आप देखिएगा कई बार अखबारों में भी छप के आता है। आप जो अनाज बेचते हैं वो आपसे नहीं लेगा, लेकिन हो क्या रहा है, जो पैक्स अध्यक्ष या पैक्स के लोग हैं वो, आप कभी गौर कीजिएगा, वो दिखाते हैं। असल में होता यह है कि सरकार को चावल चाहिए होता है, वो धान खरीदती नहीं है। आप एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लो सरकार को चावल चाहिए तो वो पैक्स के माध्यम से धान खरीदती है और पैक्स उसको चावल में बदल के दे देता है, चावल राइस मिल में कुटवा के उसको ठीक करा के देता है। पैक्स वाले लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट चावल ही खरीद के सरकार को बेच देते हैं। उसके लिए चाहिए कि आप धान खरीदे होंगे, तो जो पैक्स में दिखाया जाता है वो फॉल्स दिखाया जाता है कि हमने इस साल 5,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल, एक पैक्स दिखाते हैं कि 20,000 क्विंटल हमने इस साल धान खरीदा। लेकिन आप कभी चेक करिएगा, उसी समय आप जब गोडाउन चेक करिएगा तो एक कनमा धान वहां नहीं मिलेगा, एक किर्री धान नहीं मिलेगा, थोड़ा भी वहां कुछ उपलब्ध नहीं होगा अनाज के नाम पर। लेकिन उन्होंने एक फॉल्स लिस्ट बना लिया है कि हमने इस साल धान की खरीदारी की है। अगर उसी वक्त आप चेक कर लें वो या कोई जांच बैठ जाए तो फंस जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि एक तो वो धान खरीदते नहीं है, इसके बदले वो डायरेक्ट चावल कहीं से भी, आंध्र प्रदेश हो या बाहर से, डायरेक्ट चावल सस्ते में खरीदते हैं और सरकार को चावल बेच देते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ उन्होंने जो भी दिखाया, मान लो 5,000 क्विंटल ही दिखाया, लेकिन वो 5,000 में मुश्किल से 100 क्विंटल अनाज ही उन्होंने किसानों से लिया होगा, वो भी अपने उनके जो अपने नजदीकी होंगे उनसे लिया होगा। बाकी जो 4,000 मैंने 4,900 क्विंटल जो आपको दिखाया जा रहा है वो 400 क्विंटल पूरे फॉल्स दिखाया जा रहा है। समस्या ये है कि वो उनका जो रिकॉर्ड है कौन चेक करेगा? अब इसमें आप कैसे पकड़ लीजिएगा कि क्या धांधली हुआ है? वो दिखा रहे हैं कि हमने 5,000 क्विंटल खरीदा है और उसके बदले में चावल दे रहा है, तो आप कागज से तो पकड़ नहीं पाइएगा। लेकिन जैसे ही वो लिस्ट बन रहा था, असल में तो धान खरीदा नहीं, गोदाम खाली था। जब उन्होंने देने की बारी आई, चावल देने की बारी आई, तो सीधे सीधे उन्होंने चावल खरीद के दे दिया, किसानों का धान खरीदा नहीं। ये फॉल्स होता है। तो आप इस बात को समझिए कि इस तरह पैक्स के अंदर धांधली होता है। राशन के अंदर की धांधली किसी से छिपा नहीं है, अंगूठा कितना पे लगाया जाता है और दिया कितना जाता है। अभी थोड़ा सुधार DBT आ जाने से, डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में पेंशन मिलने लगा है, जिस वजह से थोड़ा सुधार भी हुआ है। वरना 3-4 महीने का पेंशन एक साथ मिलता था और हर पेंशनधारी जो 400 रुपये महीने मिलते थे उनके 100-200 रुपये काट लिए जाते थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप उनसे साइन 500 के ऊपर, 400 के ऊपर करवाया जाता था और बाद में उन पर दिया कम पैसा जाता था, ये भी छिपा नहीं है। तो आप इसको हम कैसे दिखाएं, कौन से आंकड़े से दिखाएं? अब इसके बाद आता है किसान को दी जाने वाली अनुदान, जो डीजल सब्सिडी है, अनुदान जो मिलता है। आपने अभी कुछ समय से तो अकाउंट में आने लगा है, अभी कुछ समय पहले तक डीजल सब्सिडी आपको जो आते थे नगद आते थे,
तो जो वहाँ कर्मचारी अधिकारी जिनके हिस्से में ये पड़ता था कि आपको डीजल अनुदान बांटना है, तो आपके डीजल अनुदान अगर 2400 रुपया तो आपको 2000 देगा, आपके 4000 रुपया बनते हैं तो आपको 3200 रुपया देगा। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वो कागज पर साइन उतना ही पे करवा रहा है, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। लेकिन गलती है तो कर भी क्या सकते हैं, अभाव में है हम ना। अभी बताया था पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा कि हम बताए कि अभाव में पहले ही सरकार रख के रखी है, अभाव में जाने से हम कमजोर हो गए हैं। अब उस पैसे की हमें जरूरत है, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो भी चला जाएगा। और ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनके लिए पैसे का मूल्य, उन किसानों से जाके पूछिए, उन नौजवानों से जाके पूछिए, उन विद्यार्थियों से जाके पूछिए कि क्या हाल होता है, 100-100 200 रुपये के लिए कैसे जीवन कट रहा है। उस समय ना प्रवचन देने से काम नहीं चलता है, तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार क्या है और सरकारें क्या करती है। तब पूछना कि आंकड़ा दीजिए, तब समझ में आएगा आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा कहाँ से, इन चीज़ों का आंकड़ा कहाँ से दिया जाएगा, वो भी वीडियो में कैसे बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, बोल नहीं सकते हैं ना। और हमारे आसपास में यही घटनाएं हमेशा घट रही है। इसका एक उदाहरण और देते हैं। हम आप जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं, रसीद का कटवाने का मोटेशन, जिसको दाखिल खारिज प्रक्रिया बोलते हैं, दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए सरकार ने किसी भी तरह का शुल्क कुछ भी नहीं लगता। आप आवेदन करते हैं, सीओ और कर्मचारी और बाकी के लोग उसको करके देते हैं। अब दो चीज आता है, क्या मोटेशन का कीमत वो फ्री में हो रहा है क्या? आपको जान के आश्चर्य होगा, या आप भी इस पाले में पड़े होंगे, लगभग 90% दाखिल खारिज पैसे लेके हो रहे हैं। तो इसका कैसे, कौन सा रसीद कटता है, इसमें कैसे दिखाया जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है? एक साधारण सा रसीद काटने के लिए आपको बता रहे हैं। रसीद की कीमत, अभी तो थोड़ा भ्रष्टाचार रसीद वाले में घटा है। जब ऑफलाइन के रसीद कटे जाते थे, हाथ से कर्मचारी काट रहा होता था, तो रसीद रहते हुए मना करते थे कि रसीद नहीं है, नहीं काटेंगे। मात्र 20 रुपया का रसीद काटने पर 2000 रुपया, 5000 रुपया, 7000 रुपया लिया जाता था। अब आप बताएं कि इस बात का क्या सबूत दिया जा सकता है कि हमें जो 20 रुपये के रसीद जमीन पर मिले और हमने उनको 2000 रुपये दिए, तो बाकी के 1980 रुपयों का क्या हुआ? इसको हम कैसे दिखाएंगे आपको, बताएं। ये होता है असल बातें, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहां पर हम लोगों को मात खा रहे हैं। हम लोग इकट्ठे नहीं हैं या अपने अपना बात रख लेते हैं। देखिए, बुद्धिजीवी होना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का होना उससे भी अच्छी बात, लेकिन समस्या ये बात की है, इस बात की है कि उस तथ्यों को आप उस स्थिति के अनुसार समझिए। सिर्फ सीधा सीधा गणित कुछ भी नहीं होता, वो भी सामाजिक जीवन में या प्रत्यक्ष तौर में, है ना। गणित सिर्फ किताबों में चलता है, प्रत्यक्ष में गणित नहीं चलता है, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। आप भ्रष्टाचार को तभी दिखा सकते हैं जब आपको देखने लायक कुछ वस्तु में उसको रखा गया हो, रिकॉर्ड में रखा गया हो, और जो रिकॉर्ड में है वो सही है, लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा था कि हमारी जो 3 प्रक्रिया है सरकार ने शुरू करके जिस तरह रखती है कि सबसे पहला दिक्कत यह है कि हमें एजुकेशन नहीं दो, एजुकेशन से अनस्किल्ड हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, अभावग्रस्त हो जाएंगे। बाद में सरकार के दिए हुए अनुदान, भीख, समर्थन, जो भी कहना है कह लीजिए, जो जैसे विचार के होंगे उस तरह का शब्द इस्तेमाल करके आप समझिए। दूसरा, किसानों को अगर अनाज ही नहीं खरीदेंगे, किसान के पास अनाज के सिवा उसके पास दूसरा कोई ऐसा चीज नहीं है कि उससे वो आगे बढ़। अब किसान का अनाज ही नहीं खरीदिएगा तो अभावग्रस्त हो गया, अब अपने परिवार बच्चों को आगे बढ़ने से रुक जाएगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर है। फिर वहीं अनुदान का पोलियो पिलाइए, 2 बूंद और हल्ला करते रहिए और पूरा क्या बोलते हैं उसको, प्रचार प्रसार करते रहिए। जबकि समस्या ये था कि उनके अनाज अगर खरीद लिए जाते तो सब ठीक हो जाता। और तीसरा था नौजवानों को जो रोजगार का मामला है। नौजवानों को रोजगार के लिए ऐसा कोई शिक्षा खास दिया ही नहीं जा रहा है। जिस तरह की शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें रोजगार का कोई अवसर हो, हम सिर्फ उस शिक्षा से सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही कर सकते हैं। दूसरा रोजगार शायद न के बराबर कुछ लोग कर लें अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता की वजह से, लेकिन जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें या तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं या पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मूल रूप से यही 2 कार्य किया जा सकता है जो हमें वर्तमान में हम लोग जो एकेडमिक शिक्षा दे रहे हैं। बाद में चल के आप इंजीनियरिंग और बाकी चीजें कर लें तो समस्या यह है कि वो सबके बुत्ते की बात भी नहीं है और सरकार की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि वो करवा रही है। तो हम इसी बारे में कहे थे कि अशिक्षित गरीब किसानों को रख के अनाज नहीं खरीद के और नौजवानों को ऐसी शिक्षा दो जिससे वो रोजगार के लिए न जाए और परेशान होते रहें। बाद में सरकार के दिए हुए अनुदान पर रहें और उनको लगे कि सरकार बहुत अच्छा है, जबकि सरकार का काम है, वो सरकार उसी के लिए बनी है वो, और इसका खामियाजा हम सब भुगतते हैं। ये लोकतंत्र है, ये संख्या का खेल है। जिसकी जितनी संख्या गिनती में आ जाएगी, आप कितना भी अच्छा रहें, कितना भी विचार अच्छा रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता जब तक कि आप वहाँ संख्या में नहीं है। और इसीलिए हमारा अनुरोध ये रहता है कि आप संघर्ष भी सीधा ना करें, वरना आपको जो लाभ मिल रहा है वो मिल भी नहीं पाएगा। सारी समस्या है, कोई कितना भी कुछ बोल ले कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इस बात को समझना, अपनी परिस्थितियों को देखना है और तब संघर्ष जिस हिसाब से कर सकते हैं वैसा करना है। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि कन्नी तन्नी छांटने में नहीं, पेड़ गिराने में विश्वास करिए। इसका सीधा सा मतलब है कहाँ कहाँ हर बार संघर्ष करते रहिएगा। जो भी आप शासन में देते हैं, जिसको भी आप अपने यहाँ प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, या जहाँ से भी भेजते हैं आप, लोकसभा हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आप प्रतिनिधि भेज रहे हैं, सीधा ये कहीं काम कीजिए, उन्हीं को अगले बार से खत्म। समस्या हर बार कितना कर्मचारियों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध कहाँ भागते रहिएगा, ये संभव है नहीं। इसलिए आपने जिनको प्रतिनिधि चुना है उनसे अपनी समस्याएं बताएं, नहीं समाधान होता है उन्हीं को हटा दें। ये तभी संभव है ताकि इसको आप ना एक तरह से रक्तहीन क्रांति जैसा समझ सकते हैं, बिना कोई संघर्ष के अपने सब कुछ ठीक होते हुए
यही कर सकते हैं कि आप टहनी को न छाटें, पेड़ को ही समाप्त कर दें। सभी अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते।